नमस्कार, स्वागत है आपका। राजस्थान की जियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं और राजस्थान की जियोग्राफी में हमने स्थिति और विस्तार को हमने कम्प्लीटली डिटेल में काफ़ी अच्छे से पढ़ा और देखा कि राजस्थान की स्थिति विश्व में क्या है, भारत में क्या है और ग्लोब के हिसाब से क्या है, वो हमने डिटेल में चर्चा की। उसके बाद हमने नए जिलों का अध्ययन किया कि किस प्रकार जो 41 जिले पूरे बनाए गए हैं राजस्थान में, पुराने जिलों को और नए जिलों को मिलाकर जो 41 जिले बनाए गए ना, उसकी हमने चर्चा की। कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है, हमने हर एक जिले को बनाकर हमने यहाँ पे समझा। उसके बाद हम भौतिक स्वरूप राजस्थान की ओर बढ़े और फिजिकल राजस्थान मतलब और उसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने शुष्क मरुस्थल को कंप्लीट किया। उसके बाद अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम पढ़ रहे हैं और उसमें गग्गर का मैदान हमने पढ़ लिया है, शेखावाटी क्षेत्र हमने पढ़ लिया है और आज हमारा जो चल रहा है वो नागौरी उच्चभूमि और लोनी बेसिन दोनों क्षेत्र और बचे जिनको हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि मरुस्थल को रोकने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और कौन सी और परियोजनाएं हैं जो यहाँ पे बिजली बनाने का काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि गर्म इलाका है तो यहाँ पे बिजली बनाई जा सकती है, तो सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं, तो कौन सी योजना है, जैसे काजरी हो गई, ठीक है, और भी हैं कई सारी, तो उनको हम देख लेंगे आराम से। अभी हम शुरू करते हैं नागौरी उच्चभूमि। सबसे पहले इसमें जो देखना होता है ना हमको, वो देखना होता है कि इसका विस्तार कहाँ पे है। ठीक है, किसका, नागौरी उच्चभूमि का क्षेत्र का जो विस्तार है ना, वो कहाँ पे किस किस जगह है। तो ध्यान से मैप को देखिए। देखो, आप अगर मैप को ध्यान से देखोगे ना तो कोई चीज समझाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब समझना इस चीज को कि ये अपना राजस्थान है ना पूरा, इसमें जो नागौरी जो क्षेत्र है ना, वो देखो राजस्थान के बीचों बीच स्थापित होता है। अब हमने स्थिति और विस्तार को पढ़ा, तब हमने क्या देखा था कि राजस्थान में सबसे मिडल जो मध्य में जो स्थित राज्य जिला है ना, वो कौन सा है। तो नागौरी तो हमने पढ़ा था ना, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जो ये इलाका है ना यहाँ पे, यही तो क्षेत्र है जो सबसे बीच में स्थित है। ठीक है, जैसे कि मकराना हो गया, तो वो चीज है। तो समझ जाओ कि इसकी स्थिति और क्या होगी, स्थिति क्या होगी, तो वो राजस्थान के मध्य में स्थित एक भूभाग क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं, नागौरी उच्चभूमि। और इसमें जो नाम आ रहा है ना उच्च, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर उठा हुआ भाग है। ठीक है, इसीलिए तो इसको उच्च कहा जा रहा है ना, नागौरी उच्चभूमि। अगर ऊपर नहीं उठा हुआ होता तो ये क्या होता, जमीन के मतलब कि थोड़ा हल्का सा गहराई में होता, तो इसको निम्न भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्न भूमि, जैसे कि यहाँ पे बोला जाएगा। ठीक है, जब बेसिन, जब लूनी नदी का जब हम आसपास की जगह होगी ना, इसको निम्न भूमि बोला जाएगा। तो यहाँ पे उच्च बोला जाता है किसको, नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, तो उसमें आ रहा है। अब इसके अंदर किसको शामिल किया जाता है, तो पहले पूरा यहाँ पे नागौर ही जिला था, लेकिन बाद में क्या किया गया, जिले को तोड़ दिया गया, नागौर, डिडवाना, कुचामन अलग बना दिया गया और नागौर अलग बना दिया गया। तो दो जिले अब शामिल कर किए जाते हैं, पहले सिर्फ एक ही जिला शामिल किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सिक्कर का इलाका इसमें आता है, चूरू का इलाका इसमें आता है, अजमेर का इलाका इसमें आता है, ठीक है, ब्यावर का इलाका इसमें आता है, लेकिन उनको नहीं गिना जाता है, सिर्फ दो को गिना जाता है, लेकिन हल्का फुल्का इलाका यहाँ पे टच होता है। तीसरी चीज, ये जो मैदानी प्रदेश है ना, बिल्कुल कम मात्रा में यहाँ पे बारिश हो पाती है। ठीक है, बंजर जमीन है, रेतीला इलाका है, तो जो मिट्टी होगी वो रेतीली मिट्टी यहाँ पे अधिकतर पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे नदियां जैसी कोई मतलब कि नहीं है यहाँ पे, बस मौसम के हिसाब से यहाँ पे नदियां चलती है और मौसम खत्म होने के बाद, मतलब बारिश का जैसे मानसून आया ना, तब यहाँ पे हल्की फुल्की नदियां नजर आने लगती है। जैसे कि ये इलाका है मान लो, तो यहाँ पे ऐसे नदियां दिखने लग जाती है कि हाँ नदी बह रही है। जैसे ही मानसून खत्म हुआ, नदी गायब। ठीक है, फिर एक झील दिखती है सिर्फ हमको यहाँ पे ऐसे, और उसके अंदर पानी दिखता है। लेकिन पहले बारिश से पहले क्या होता था, यहाँ पे नदी आती थी और इस झील में पानी लेके आ रही होती। जब बारिश आ रही होती है ना, तब ये सीन होता है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम गया, नदी गायब हो जाती है झील में, और झील में धीरे धीरे पानी सूखने लगता है और ये पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड की मात्रा नागौरी उच्चभूमि क्षेत्र में काफी ज्यादा पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड समझ गए ना, समझ गए ना, नमक। ठीक है, तो नमक सबसे ज्यादा मतलब कि मान लो कि यहीं पे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। ठीक है, यही कारण है कि जमीन के बंजर होने का और वनस्पति का काफी कम होने का, और वर्षा यहाँ पे काफी कम हो पाती है। देख लो, पूरे शुष्क प्रदेश की हमने औसत जो वर्षा लिखी है ना, वो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर लिखी है। तो अलग से कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें कि 25 से 30, 40, ऐसा कोई लिखने की आवश्यकता नहीं। पूरे शुष्क मरुस्थल की हमने 25 से 50 सेंटीमीटर लिख दी है। कोई नहीं है ऐसा जो अलग से बता सके कि यहाँ पे इतनी ही बारिश होती है। ठीक है, ये लाइनें जो खींची गई है ना, ये दिख रही है आपको, ये भी अंदाजे से ही खींची गई है
किसी ने बस मैप के ऊपर खींच दी गई है कि हाँ ये इलाके है, ठीक है, वहाँ पे गया होगा, देखा होगा यहाँ बारिश कम हो रही है, इस क्षेत्र में थोड़ी रेत दूसरी दूसरी मिल गई, तो उस हिसाब से खींच दी, लेकिन फिक्स नहीं है कि ये चीजें यहीं पे है, ठीक है। अब नागौर का जो आपने बना रखा है ना, ये देख लो यहाँ पे, लेकिन ब्यावर में इसका हिस्सा आ रहा है, अजमेर में आ रहा है, चूरू में आ रहा है, सीकर में आ रहा है। और दूसरी चीज देखना, यहाँ पे हम देखते हैं ना जैसलमेर, ठीक है, यहाँ पे अब शुरुआत में यहाँ पे मिट्टी आने का कारण ये नहीं है कि हिमालय से ही मिट्टी आई होगी, यहाँ पे समझना, यहाँ पे कच्छ का रण है इधर गुजरात के अंदर, तो काफी सालों तक यहाँ पे हवा चलती रही, हवा चलने के कारण हवा उड़ उड़ के इधर आती रही। कारण क्या था कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण क्या होता है, हवा बिल्कुल हल्की हो जाती है, तो हल्की होने के कारण वो आसानी से उधर निकल जाती है, ठीक है। तो जैसे ही हवा अपनी जगह छोड़ती है ना, उसको भरने के लिए दूसरी हवा आती है, समझ गए चीज को, देखना कभी भी बोतल होती है ना, बोतल, उसको दबा के हवा निकाल दो, जब छोड़ोगे ना तो वो वापस फैलने लगेगी, ठीक है। और उसके ऊपर ढक्कन लगा दो आप, फिर उसको दबाओ, नहीं दबेगी, क्योंकि हवा का प्रेशर ही इतना होता है। तो जहाँ पे भी हवा को खाली जगह दिखी ना, वो वहाँ पे घुसने की कोशिश करती है। और दूसरी चीज समझना, आपने बोतल को पूरा दबा देना फिर ढक्कन लगा देना, वो वापस नहीं फैलेगी, क्यों, क्योंकि आपने हवा के जाने का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही ढक्कन वापस खोलोगे, हवा वापस उसके अंदर भराने लगी और बोतल बोतल फैलने लगेगी, ठीक है। तो वो चीज है। अब यहाँ पे देखना कि काफी कई बार क्या होता है, बोतल नहीं फैलती, उसी रह जाती, समझना है कि हवा का दबाव नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने ढक्कन खोल दिया ना, तो हवा आसानी से बाहर जा सकती है, अंदर आ सकती है, तो उससे उस पर ज्यादा कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, इसलिए नहीं होता। लेकिन आप उसी बोतल से मुंह से हवा भरो उसके अंदर, वो नहीं फूलेगी, कि आराम से फूलेगी वो, ठीक है। ये चीजें हमारे सामने, तो गुजरात के कच्छ के रण से मिट्टी उठा उठा के इधर इकट्ठी कर दी गई, तो सम जैसलमेर, बारिश होती नहीं तो यहाँ पे उड़ती रहती है। तो काफी सारे कारण हो सकते हैं ऐसे, जिससे क्या होता है कि रेगिस्तान बनने का यहाँ पे जो क्षेत्र है। अब हमने बोल दिया रेतीली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि रेतीली मिट्टी ही पाई जाए, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, पूरे क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ पे चलो बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है, क्योंकि लवणता ज्यादा है तो खत्म कर देती है मिट्टी को। लेकिन यहाँ पे देखना, घग्गर के मैदान में हमने दोमट मिट्टी बताई थी ना, लेकिन घग्गर के मैदान के आसपास बलुई मिट्टी पाई जाती, सॉरी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस पूरे लूनी बेसिन में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। शेखावाटी हल्के फुल्के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कारण क्या है, यहाँ पे जो पहले नदियां बहती थी ना, वो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी लेके आती थी, और वर्तमान में यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है घग्गर के बेसिन में। ये मृत नदी हो गई है, इसको मतलब मृत नदी के रूप में माना जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश होगी ये नदी चल जाएगी, जैसे ही बारिश होगी ये नदी चल जाएगी और दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो मानसून में नदी दिखती है अभी भी, और बाढ़ जैसे हालत बना देती है यहाँ पे, तो ठीक है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, पिछली क्लास में हमने देखा था, तो हमने क्या कहा था कि दलदली भूमि हो जाती है तो काफी ज्यादा दिनों तक वहां से दलदल मिट ही नहीं पाता है। दोमट मिट्टी है, बारीक मिट्टी है बिल्कुल ही, ठीक है। क्या होता है कि नमी की मात्रा बनी रहती है मिट्टी के अंदर, सूख ही नहीं पाती है मिट्टी, और ऊपर से नहरें छोड़ दी जाती है बाद में। तो जब मिट्टी का पानी सूखा ही नहीं, ठीक है, उसके बाद नहरें छोड़ देगी सिंचाई के लिए। अब मान लो कि कुछ लोगों ने यूज कर लिया, लेकिन जहाँ जहाँ पे यूज की आवश्यकता ही नहीं थी ना पानी की, वहां पे भी पानी पहुंच जाता है, उससे क्या होता है कि वो मिट्टी सूख ही नहीं पाती, दलदल जमीन हो जाती है। इसीलिए तो सेम की समस्या का ज्यादा बन रही है वहां पे। तो समझ जाना यहाँ पे कि जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे भी होती है, ठीक है। तो लेकिन अब ये उपजाऊ क्यों नहीं होती है, क्वेश्चन तो यही बनता है ना, कि जैसे कि इधर मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी देखेंगे, बनास के बेसिन में, इधर चंबल में, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो अच्छी फसल हो रही है, अच्छा सब हो रहा है, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रही। समझना कि दो चीजें होती है यहाँ पे, लवणता, ठीक है, अगर ये है ना तो उत्पादकता। अगर लवणता प्लस है ना तो उत्पादकता माइनस हो जाएगी, अगर लवणता माइनस में है ना तो ये चीज प्लस हो जाएगी, ये ध्यान रखना कभी भी। इसीलिए तो हिमालय की जो घाटियां है ना, वहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी लेके आती है नदियाँ, वहाँ पे जो नमक होता है उसको तो बहा के बंगाल की खाड़ी में फेंक देती है, ठीक है। बाकी जो बचता है ना, वो फिर नमक नहीं बचता है, वो क्या है कि परत को फेंक देती है, मतलब बंगाली खाड़ी में, ठीक है। लेकिन बाद में जो उपजाऊ हुई मिट्टी बन जाती है वहां पे। अब आप कहोगे कि वहां पे नमक कैसे बह के आ रहा है, इसको भी समझ लेना, 1 मिनट ही लगेगा। देखो, हिमालय में चट्टाने मान लो आप, ठीक है, ये हिमालय की पहाड़ियां हैं, और यहाँ पे ये चट्टाने हैं। बारिश होगी तो ये चट्टाने हल्की फुल्की टूटेगी, इनके कण टूटेंगे, और टूट के क्या कहेंगे, बहेंगे, आगे बहते जाएंगे, बहते जाएंगे, ठीक है। बहते जाएंगे तो क्या है? और अब ध्यान रखना कि 33 सागर बनने से पहले जो क्रिया हुई थी ना, तो 33 सागर मतलब सागर की गहराई में जो चीजें थी ना, तो सागर हमेशा
खारे होते हैं, ये तो आपको पता है ना, सागर हमेशा खारे होते हैं। अब हमारे सामने दो चीजें निकल के आती है, एक तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से उसका निर्माण हुआ है तैतीस सागर का। दूसरी चीज, दो प्लेटें आपस में टकराने के कारण जो गहरा जो अंदर जो मिट्टी थी ना वो ऊपर उठी है। तो ध्यान रखना कि नदियों के द्वारा ले जाई गई मिट्टी से भी इतना बड़ा समुद्र नहीं बढ़ सकता है, कभी भी नहीं बढ़ सकता। अगर ऐसा होता तो सारे समुद्र बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो नदियों के द्वारा ले जाई गई मिट्टी से ही समुद्र नहीं बढ़ सकता है, लेकिन दो प्लेटों के आपस में टकराने के कारण चट्टानें ऊपर उठी और ऊपर उठने के कारण काफी ज्यादा ऊपर उठ गई। अब हिमालय की जो ऊंचाई वो लगभग 6000 से 8000 के, सबसे ऊपर वाला 6000 से 8000, लेकिन मान लो कि 4000 तक ही बारिश हो पाती है, ठीक है। तो 4000 तक वो चट्टानें टूट रही है। तो जो अंदर जो तैतीस सागर के अंदर जो चट्टानें थी ना वो कहीं ना कहीं लवणता युक्त थी, ठीक, उसमें नमक की मात्रा काफी ज्यादा थी। तो वही नमक टूट रहा है हर बार जब बारिश हो रही है, हर साल टूट रहा है, तो हर साल वो नमक टूटता है और नदियों के द्वारा वो बहाव के साथ आगे बढ़ जाता है। यही चीज जैसलमेर में हुई। हमको क्या, हमने क्या देखा कि पहले क्या था, नमक बह बह के आ रहा है नदियों में। तो पहले सरस्वती नदी यहाँ पे बह के आती थी, ठीक है, आपको पता है। तो सरस्वती नदी यहाँ पे जब बह के आती थी ना तो नमक लेके आती थी। बाद में जब मरुस्थलीय क्षेत्र बन गया यहाँ पे, तो मरुस्थलीय क्षेत्र बनने से क्या हुआ यहाँ पे कि ये जब क्षेत्र बना ना, अब पहले तो पानी था यहाँ पे ठीक ठाक था, जंगल था यहाँ पे, तो जंगल था तो नमक कोई नुकसान नहीं कर रहा था। लेकिन बाद में जब मरुस्थल बन गया ना, तो देखना आपकी पानी तो उड़ के चला जाएगा लेकिन नमक तो वहीं पे रहेगा ना, नमक थोड़ी साथ में उड़ के चला जाएगा क्या। तो नमक की यहाँ पे परत जमती रही जमती रही, और इधर से गुजरात के कचकरण से मिट्टियां उड़ के आती रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गर्म क्षेत्र होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ वहां से सिर्फ मिट्टी आ रही है, उसमें भी नमक की मात्रा, क्योंकि कचकरण है वो भी समुद्री इलाका ही है, ठीक है। तो वहां से भी मिट्टी के साथ तो नमक आ ही रहा है, मिट्टी के साथ तो नमक आ सकता है लेकिन हवा के साथ नमक नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आ ही रहा है नमक, और यहाँ पे इकट्ठा होने लगा, जमने लगा। और अब आपको पता ही है कि अगर पानी की मात्रा यहाँ पे बढ़ेगी ना तो नमक की मात्रा घट जाएगी। कारण क्या होगा कि अगर नदियां आएगी, सिंचाई पानी को और दूसरी जगह लेके जाएंगे ना, अगर नदियां यहाँ पे बहने लग जाए मान लो, तो वो नमक को साथ लेके चली जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नदियां बह ही नहीं रही, लूनी नदी यहाँ पे जाके तो खत्म हो रही है, ठीक है, कचकरण में जाके। तो ये चीज हमारे सामने है। अब आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, तो ठीक है। अब बात करते हैं नागौर उच्चभूमि की। तो ये पठार 300 से 500 मीटर ऊंचा है, 300 से 500 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है। अरावली से कुछ नदियां निकलती है लेकिन क्या करती है वो इधर उधर चली जाती है, ठीक है। इधर लूनी नदी इधर चली गई, अगर यहाँ पे ऊंचाई नहीं होती तो लूनी नदी इधर भी जा सकती थी, लेकिन वो इधर चली गई क्यों, ऊंचाई ज्यादा थी। अब देखिए ना लूनी नदी इधर क्यों जा रही है, वो इधर से इधर पहाड़ से निकल रही है, तो ऐसे जानी चाहिए ना वो, और यहाँ से ऊंचाई ज्यादा है। यहाँ पे 150 से 100 मीटर की ऊंचाई रह जाती है, यहाँ पे 150 से 100 मीटर की, ठीक है। तो इधर जा रही है वो। अब यहाँ पे समझना एक चीज को, जो समझने वाली चीज है कि 300 से 500 मीटर ऊंचाई, तो अब आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि अगर यहाँ पे हल्की फुल्की नदियाँ जो गायब हो जाती है ना, वो कहाँ पे जाती है। तो समझना कि वो नदियाँ एक तो बालू रेत होती है ना, बड़े बड़े कण, और एक चट्टान है, तो इनके बीच में नदियाँ निकलती है। और ये तो जब मानसून होता है ना तो पानी ज्यादा होता है तो इनके ऊपर ऊपर चलती रहती है, लेकिन जैसे ही मानसून गया, जो झील होती है ना उसके अंदर पानी खत्म होने लगता है, वो जमीन के अंदर जाने लगता है और अंतर प्रवाह की नदियां बन जाती है। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल में गंगा के मैदान से लगाकर, गग्गर के मैदान से लगा, गंगा का मैदान कह दो गग्गर का मैदान कह दो, एक ही बात है। तो गग्गर के मैदान से लगाकर नागौरी उच्च भूमि तक, ध्यान से सुनना, गग्गर के मैदान से लगा के नागौरी उच्च भूमि तक जो भी नदियां आपको मिलेगी ना, वो कौन सी मिलेगी, अंतर प्रवाह की नदियां मिलेगी। और सबसे ज्यादा जो मिलेगी वो शेखावाटी क्षेत्र में मिलेगी और नागौरी उच्च भूमि में भी मिलेगी, ठीक है। और लेकिन सबसे ज्यादा लवणता की मात्रा होने के कारण किसमें, नागौर में और डिडवाना कुचामन में नमक की मात्रा, लवणता की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ पे मिट्टी मिलेगी, वो लवणता युक्त मिट्टी मिलेगी, रेतीली मिट्टी मिलेगी और बंजर जमीन मिलेगी। वनस्पति काफी कम मात्रा में होगी, बारिश काफी कम मात्रा में होगी। और मानसून के अंदर जो बारिश होगी ना, तो उसमें जो भी नदियां होगी वो मानसून के अंदर हमें दिखेगी और बाकी हमें नहीं दिखेगी, ठीक है। यही कारण है यहाँ पे सबसे खारी झीलें पाई जाती है। इतना बोलने का मतलब यही समझाना था कि यहाँ पे राजस्थान की सबसे ज्यादा खारी झीलें जो होती है ना, सांबर, नावा, डिडवाना और एक और है, ठीक है, लिखा देंगे अभी। तो ये जो भी है सारी खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। वो कहाँ पे होती है, यहाँ पे ज्यादातर मात्रा में होती है, कहाँ पे, नागौर, डिडवाना, कुचामन में, ठीक है। तो ये नागौर उच्च भूमि की बात। एक बार मैप बनाओ, ये हिस्सा बनाओ, ये लिखो, उसके बाद हम बात करते हैं। सॉरी, एक बार बात कर ही लेते हैं साथ में, ठीक है, फिर लोनी बेसिन पे आ जाएंगे।
ध्यान रखना यहाँ पे कि ये नागौर है ना, इसको 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। अब उसको अलग से हम नहीं बांट सकते हैं क्योंकि 3 है, एक तो लिख देते हैं हम, क्योंकि क्षेत्र फिक्स नहीं होता है चीजों का। अब उसका क्षेत्र फिक्स नहीं है जो हम बोलने वाले। एक तो मकराना, मकराना, भांगलोल, और एक और है इसमें जायद, झायल। झायल कह दो या जायद कह दो, एक ही है, देख लेंगे। 3 श्रेणियों में इसको बांटा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना मकराना, ये सबसे ज्यादा संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध है। ठीक है, संगमरमर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कौन सा? मकराना। अब यहाँ पे एक चीज समझ जाना आप, सफेद संगमरमर, अशोक स्तंभ बनाया गया, विक्टोरिया महल बनाया गया, आगरा का ताजमहल बना गया, सारा किससे बना गया है? सफेद संगमरमर से। कहाँ से उठा के लेके गए? हमारे राजस्थान से उठा के लेके गए, ठीक है। तो ये राजस्थान की स्थिति ये। अब ये 2 चीजें और है, मांगलोल और झायल, ठीक है। तो ज्यादा इनमें कुछ लिखना नहीं है क्योंकि रत्न इसमें क्या, एक तो पन्ना होता है ना हीरा, ये मांगलोद के आसपास की मतलब पट्टियां होती हैं यहाँ पे, ठीक है। वो है, तो वो अब हम धातुओं की जब बात करें ना उसमें ही बात करेंगे, यहाँ पे हम भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। लेकिन ये थोड़ा था इसलिए इनके लिए मैं गाइड में 2-2 लाइन आपको बता देता हूँ, वो है। बाकी मकराना के लिए सफेद संगमरमर के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है जो मैं बता देता हूँ आपको। झायल जो श्रेणी है ना, वो फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। झायल श्रेणी कौन सी? ये वाली। जायद मत कहना इसको, झायल ही ठीक है अपने तो। जायल तो फसल हो जाती है, तो झायल ही ठीक है। जायल जो श्रेणी है वो फ्लोराइड की मात्रा की। अब क्या होता है, फ्लोराइड एक कोई नमक वमक ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ का पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। अब क्या होता है कि जब तक सीमित मात्रा हो ना वो काफी अच्छा होता है फ्लोराइड, लेकिन जैसे ही वो मात्रा बढ़ने लगती है ना, दांत खराब होने लगते हैं, हड्डियां गलने लगती है, तो समस्या, स्वास्थ्य समस्या सारी होने लगती है। और यहाँ पे वो मात्रा अधिक है, अधिक है किसमें? फ्लोराइड की मात्रा। फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसीलिए इसको फ्लोरोसिस बीमारी कहते हैं। फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरोसिस, इससे फ्लोरोसिस रोग होने लगता है। और रोग क्या होता है? वही ज्यादा मात्रा बढ़ने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन इसमें लिखी गई है, वो है कुबड़पट्टी, पुष्कर, अजमेर व जायल नागौर। कुबड़पट्टी, पुष्कर व अजमेर, जायल नागौर के मध्य फैली हुई यहाँ के जल में फ्लोराइड की समस्या अधिक है, ठीक है। कहाँ कहाँ से? ये पुष्कर, अजमेर व जायल नागौर। तो अजमेर यहाँ पे हो गया, जायल नागौर यहाँ पे हो गया। अब ये पट्टी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि इतनी पट्टी हो। अजमेर कहाँ पे है? यहाँ कहाँ पे? अजमेर हिमालय अरावली पर्वतमाला में स्थित है, ये इधर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई फिक्स नहीं है स्थान इनका। बस इतना ही याद रखना कि फ्लोराइड जो फ्लोरोसिस है ना रोग, वो कहाँ पे? जायल श्रेणी में होता है। बस इसके अलावा कुछ भी याद मत रखना। बाकी जब हम ये पढ़ेंगे ना, जब आगे इसमें डीप में आगे, तब हम और चर्चा कर लेंगे आगे। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो क्या पढ़ा है हमने, बस शुरू किया है। उसके बाद है मांगलोद श्रेणी, तो जिप्सम के लिए और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और घोट मांगलोद नाम सुना होगा आपने, घोट मांगलोद, घोट मांगलोद, घोट मांगलोद, ठीक है, ये है यहाँ पे। अब देखना कि बीकानेर व नागौर के मध्य जिप्सम की पट्टी पाई जाती है। बीकानेर व नागौर के मध्य जिप्सम की पट्टी पाई जाती है। ब्यावर व राजसमंद के मध्य पन्ना नामक कीमती पत्थर की पट्टी पाई जाती है, जिससे ग्रीन फायर हरित अग्नि बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। तो देखो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब हम हीरे जवाहरात पढ़ेंगे ना, महंगी चीजें पढ़ेंगे ना, महंगी महंगी चीजें, तो उनमें वैसे ही लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे भीड़ क्यों इकट्ठी करें, ठीक है। लेकिन अगर लिखना चाहो तो मैं लाइन बोल दी है बस। तो एक बार मैप बना लो और जो भी आपको जानकारी नहीं लगी है ना उनको लिखो। बाकी सारी चीजें गाइड में आपको मिल रही, लेकिन समझने के लिए अच्छी चीजें थी, मैंने समझा दी। आपके हिसाब से बना लो, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक जानकारी और छूट गई है, देखो IUGS लिखा हुआ है, IUGS, यस, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। और तो इसको कहीं अलग से लिख देना आप, ठीक है, नोट लगा के लिख देना, कैसे भी लिख देना, मैं बोल रहा हूँ उसको। पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखना, IUGS, इंटरनेशनल यूनाइटेड, ठीक है, और क्या है,
सॉरी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, इसकी स्थापना हुई 1961 में। ठीक है, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, सचिवालय बीजिंग चीन में, सचिवालय बीजिंग चीन में। ठीक है, इंटरनेशनल संस्था है लेकिन सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है ये। ठीक है, इसमें मकराना में पाए जाने वाले संगमर को, सफेद संगमर जो मकराना पाया जाता ना, उसको जुलाई 2019 में विश्व विरासत, 2019 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और किसके द्वारा? तो अभी जो आपने लिखा ना उसके द्वारा। ठीक है, तो नोट लगा के लिखना, इंपॉर्टेंट चीज है। 2019 में शामिल किया गया, आईयूजीएस में शामिल किया गया 2019 में। किसको? संगमरमर को, संगमरमर। ठीक है, सफेद। और मुख्यालय बीजिंग कहाँ पे? वो आ गया, क्लियर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और एक हार्ड पेन हो रहा है शब्द इसमें, हार्ड पेन, वो भी लिख लेते हैं। हार्ड पेन क्या होता है जो देखना यहाँ पे इसमें लिखा होगा, हार्ड पेन। क्या इसमें नहीं है? देखो मैं बता देता हूँ आपको, बीकानेर कहाँ पे है? यहाँ पे है ना बीकानेर ये क्षेत्र, और यहाँ पे है नागौर। ठीक है, तो इसके बीच में जो पट्टियां होती है ना, पट्टियां मतलब आप लाठी सीरीज हमने देखी थी ना यहाँ पे, इस तरह। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि लाठी सीरीज पूरे इलाका में ऐसे ऐसे कैसे फैली होगी, नहीं, थोड़ी होगी फिर नहीं होगी, थोड़ी होगी फिर नहीं होगी, थोड़ी होगी फिर नहीं होगी। लेकिन अगर ज्यादा दूर से देखेंगे ना तो वो पूरी पट्टी दिखेगी हमको ऐसे। तो बीकानेर से नागौर, इसी भूभाग को, ठीक है, जिप्सम के इसी भूभाग को क्या कहेंगे? हार्ड पेन कहा जाता है, हार्ड पेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये नागौर उच्च भूमि के लिए क्लियर बात हो गई। अब आगे देखते हैं लूनी बेसिन को। जो भी आपको और कुछ लग रहा है इसमें लिखने का, एक बार लिखना, क्लास रोक के लिखना, इसको यहीं पे खत्म करना, आगे काम बचा के मत रखना। उसके बाद देखते हैं लूनी बेसिन को, आज खत्म कर लेते हैं लूनी बेसिन, तो अर्धशुष्क मृस्थल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से मैप को देख लो, आराम से समझ लो, इसको देख लो किस जिले में स्थित है, उसके बाद लूनी बेसिन में कौन कौन से जिला आ रहे हैं, ध्यान से समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, रोक के समझ लेना आराम से। आगे देखा, देखते इसको मिटा देते हैं। अब लूनी बेसिन देखते हैं अपन। जो टॉपिक हो ना, जो टॉपिक हो ना आपका, जैसे कि राजस्थान में आपने, आप किसी एग्जाम को भी एग्जाम दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, ठीक है, एग्जाम का तैयारी कर रहे हो मतलब, तो उसमें आपको सिलेबस देखोगे तो लगभग राजस्थान के कितने 15 से 20 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। हाँ, मेरे ये शामिल है। ठीक है, और कभी कभी तो 10 टॉपिक ही मिलते हैं। तो आपको पता है कि 10 टॉपिक है, फिर आप पता करना है कि कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं उसमें से। अगर लगभग 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना राजस्थान जियोग्राफी से, तो मान के चलना कि हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, 3 भी उठ सकते, 4 भी उठ सकते, मतलब ही नहीं है, ऐसा सोच नहीं है कि 3 उठे 4 उठे, मान के चलना कि हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, फिर तैयार करना टॉपिक को, हर एक टॉपिक को अलग से तैयार करना। जैसे कि भौतिक राजस्थान पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें बस इतना ही पढ़ना है आपको, इनका विस्तार कहाँ पे है, स्थिति कैसी है, और किन किन जिलों में शामिल है, बस इतना ही। पहाड़ियाँ कौन सी है, वो चीज़ें हैं। पहाड़ियाँ भौतिक प्रदेश में ही पढ़ी जाती है, तो हमको पहाड़ियाँ और ये पढ़नी पड़ती है। जैसे कि टीले विले हो गए, तो ये चीज़ें तो पढ़नी पड़ती है। लेकिन ध्यान रखना कि अक्षांशीय स्थिति विस्तार, एक बार राजस्थान की स्थिति पढ़ ली, उसके बाद भौतिक प्रदेश पढ़ लिया, उसके बाद अक्षांशीय विस्तार देशांतीय विस्तार वापस पढ़ना है। उससे क्या होगा कि इनकी स्थिति हमें पता चल जाएगी। दूसरी चीज, हमें एक बार वापस सारी चीजों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक टॉपिक में भीड़ जमा मत करना, हर एक टॉपिक को उतना ही पढ़ना जितना वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आपने नागौर उच्चभूमि पढ़ी, उसमें मिट्टियां घुसेड़ दी, वैज्ञानिक नाम है इसमें घुसेड़ दिए, ठीक है, कौन सी मिट्टी वो घुसेड़ दी, नदियां घुसेड़ दी, बालू जो सॉरी बांध बनाए गए होंगे कहीं, तो वो आपने घुसेड़ दिए। तो ऐसी मत करना भीड़ इकट्ठी, आराम से। बांध का टॉपिक अलग है तो बांध वहां पे पूछेंगे, टॉपिक ही नहीं तो पूछेंगे नहीं, बात खत्म। अगर पूछ लेंगे तो बड़े बड़े बांध ही पूछेंगे, अगर बांध का टॉपिक नहीं है तो। ठीक है, तो इस तरह के, जैसे कि दुर्ग का टॉपिक ही नहीं दे रखा है और आप हिस्ट्री में दुर्ग ही पढ़े जा रहे हो, तो फिर वो मतलब नहीं रह जाता है। तो ये चीज हमारे सामने है। अब देखते हैं लूनी बेसिन। लूनी बेसिन
ठीक है। देखो सबसे पहले लूनी बेसिन में आप ध्यान से देखो कि कौन कौन से जिले शामिल हो रहे हैं। तो अजमेर हो गया, नागौर हो गया, ब्यावर हो गया, जोधपुर हो गया, पाली हो गया, यहाँ पे बालोतरा हो गया, बाड़मेर हो गया, ये सांचौर जालोर हो गया। ठीक है, जालोर सांचौर एक ही बात है, पहले अलग कर दिया बाद में वापस एक कर दिया। तो ये क्षेत्र हो गए लूनी बेसिन में। तो गिन लेना कितने हो रहे हैं। अजमेर एक, नागौर दो, डिडवाना कुचामन शामिल नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ सीमा का टच हो रहा है लेकिन नहीं है, शामिल नहीं किया जाता है डिडवाना कुचामन को। ठीक है, किसी गाइड में अगर मिल गया होगा ना तो काट देना, वहीं पर गाइड को चेंज कर देना हो तो ये क्षेत्र है नागौर, अजमेर, ब्यावर। हाँ, यह कौन सा है यहाँ पे, कौन सा है, जोधपुर है ना, जोधपुर, पाली, ये बालोतरा है। ये कौन सा है, जालोर। ठीक है, ये बाड़मेर। तो ये गिन लेना कितने हो रहे हैं, बस ये शामिल किए जाते हैं। उसके बाद एक चीज हो रहा है यहाँ पे ध्यान रखना कि नदी बनाते हैं अपन तो, ये है ना बाड़मेर, यहाँ से एक नदी और आती है जालोर, साथ जालोर में आती है, फिर ये पाली होके, हाँ फिर ये रावली की यहाँ पे ठीक है निकल रही है। ये नदी है जवाई नदी, इसी के अंदर क्षेत्र में शामिल है जवाई नदी। अभी मुड़ी हुई है लेकिन इसको ध्यान से बनानी पड़ती है, अब ऐसे ऐसे है पर मैंने बना दी। हमको कोई बांध, इस पे बांध बना हुआ है लेकिन हमको नहीं देखना है, हमको बस इतना पता करना है यहाँ पे कि ये जो क्षेत्र है ना, देखो बीच वाला, यहाँ पे जवाई नदी बहुत बड़ी नदी है ये भी। तो ये देखो यहाँ पे इस क्षेत्र का बेसिन वाला इलाका हो रहा है पूरा। इधर देख लो ये जो इलाका है इस मतलब कि लूनी नदी का। तो यहाँ पे जो भी इलाका आ रहा है ना, ये देखो ये। अब आप मुझे बताओ कि नदी हमेशा जब भी पानी लेके आएगी तो बताओ कौन सी मिट्टी लेके आएगी। ठीक है, आपको हाँ पता है ना, आपको तो बहुत पता है। तो कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। सीख लिया ना हमने कि नवीन जलोढ़ मिट्टी लेके आएगी। तो हमेशा बारिश होगी ना रावली में यहाँ पे, तो ये मिट्टी जो साथ में आएगी वो जलोढ़ मिट्टी। और तो ये जो क्षेत्र जितना भी है ना, यहाँ से देखना ये, ठीक है ये। अब यहाँ पे हटा रहा हूं मैं, बस ये, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे जो मिट्टी होगी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी होगी। उत्पादन के हिसाब से एक नंबर मिट्टी पूरे देश में, अगर सबसे ज्यादा उत्पादन किसी मिट्टी से होता है तो वो जलोढ़ मिट्टी से होता है। ये ध्यान रखना, कभी भूलना ही मत कि सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। समस्या क्या आती है यहाँ पे, लवणता ज्यादा है। ठीक है, लवणता ज्यादा है तो इतना उत्पादन नहीं हो पाता है जितना हम सोचते हैं, लेकिन मिट्टी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे है। ठीक है, ये तो सच है, क्योंकि नदी बह के आ रही है तो मिट्टी तो जलोढ़ ही लेके आएगी। अब देखना दूसरी चीज, हमने क्या देखा कि गुजरात का कच्छ और रण से कुछ हवाएं आती है जो अपने साथ धूल मिट्टी उड़ा के ले आती है। तो कच्छ के रण में क्या है, मिट्टी तो है, क्या है, रेती रेती रेत तो है वहां पे कच्छ में, और क्या है। तो वो इस इलाके में जमा कर देती है, ये इलाका। ठीक है, इस इलाके में, और यहाँ पे भी जमा इसी ने किया है ये। तो वहां से जो उड़ के आ रही है ना मिट्टी, उसमें लवणता की मात्रा हद से ज्यादा है। तो बालोतरा के बाद ये नदी खारी होने लगती है, समझ गए चीज को। यहाँ तक मिट्टी है लेकिन बाद में ये खारी होने लगती है। कारण क्या है, गुजरात के कच्छ के रण से जो मिट्टी उड़ा के लाती। और यहाँ पे कहा जाता है कि आज से 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले समुद्र था इस इलाके में। क्या था, समुद्र। ठीक है, इसके कारण जब समुद्र तो सूख गया लेकिन नमक छोड़ दिया, तो इसके कारण यहाँ पे जो आती है ना नदी, वो खारी हो जाती है। तो लूनी नदी जो मिट्टा जल लेके आ रही है वो आगे चल के खारी हो जाती है। और ध्यान रखना कि ये बारहमासी नदी नहीं है, ये नदी मानसून के हिसाब से चलती है फिर समाप्त हो जाती है। ठीक है, सूख जाती है मतलब। ये जवाई नदी है, ये भी बहुत बड़ा बेसिन बनाती है इसका, और बेसिन के कारण यहाँ पे चीजें हो रही है। यहाँ पे एक नर्मदा नदी निकलती है गुजरात से। ठीक है, तो वहां पे नर्मदा नहर निकाली गई है जो यहाँ पे झालोर और बाड़मेर और लगभग हल्का फुल्का बालोतरा, उसकी शाखा पहुंचाई जाती है यहाँ पे इस क्षेत्र में। तो लगभग 1336 गांवों को पानी की सिंचाई की व्यवस्था दे रहा है, लगभग 1336। और लगभग 326 गांव, 333 या 326 गांव बाड़मेर के है। तो जब नहरें पढ़ेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक नहर निकलती है यहाँ पे सांचौर, झालोर, भीनमाल और बाड़मेर। ठीक है, हल्का फुल्का। तो इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था भी यहाँ पे है। तो ये लूनी बेसिन।
तो आपको अब क्या डाउट है इसमें लूनी बेसिन में, मुझे और कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी ऊपर ऊपर की जानकारी तो हमने पढ़ ली। उसके बाद हम देखते हैं कि गाइड में हर एक पॉइंट को उठाते हैं और उसके हिसाब से अब पढ़ते हैं। लूनी बेसिन और घोड़वाड़ प्रदेश, ये देख लो, लूनी बेसिन और घोड़वाड़ प्रदेश कितना आसान हो गया हमारे लिए समझना। घोड़वाड़ प्रदेश किसको कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घोड़वाड़ प्रदेश किसको कहते हैं। ऑप्शन ही पहला ही आंसर होगा लूनी बेसिन, और हम गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रदेश और बेसिन में कितना अंतर देखते हैं ना हम, ठीक है, वो चीज़ है। तो मेल ही नहीं खा रहा है, ठीक है, आप ये सोचोगे, लेकिन ध्यान रखना यही क्षेत्र को घोड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है। हमारे सामने क्षेत्र है, तो क्या कहेंगे, इसको लिख देते हैं अपन घोड़वाड़ प्रदेश। कितनी चीजें क्लियर करते चल रहे हैं हम, देखो यहाँ क्षेत्र पड़ा, हमने पाट नाली समझ लिया। शेखावाटी में आए, तोरावाटी की पहाड़ियां हमने समझ ली, तोरावाटी क्षेत्र हमने समझ लिया, कांदी नदी किनारे है। यहाँ पे आए घोड़वा प्रदेश हमने समझ लिया। यहाँ पे पड़ा मांड हमने समझ लिया। यहाँ पे पड़ा मारवाड़ हमने समझ लिया। तो हमारे सामने स्थिति भी क्लियर होती जा रही है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। जब भी मारवाड़ पढ़ोगे ना, तो जिले याद थोड़ी करने हैं आपको, पता है आपको कौन कौन से शामिल होंगे, ये इलाका शामिल होगा। वो कोई फिक्स थोड़ी कर रखा है क्या मारवाड़ प्रदेश को की, ठीक है। उसके बाद मारवाड़ प्रदेश के बारे में जो भी जानकारी होगी वो डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठेगी। पहले तो आप सोचते हैं मारवाड़ कहाँ पे होगा, मेवाड़ कहाँ पे होगा, ठीक है, मैदानी भाग किधर होगा। अब तो आपके सामने क्लियर होगी ना चीजें, अब क्या टेंशन लेना। उसके बाद देखना नेक्स्ट, और पहला पॉइंट है इसमें, यह क्षेत्र लूनी नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित होता है। जलोढ़ देखो इसमें ये लिख रहा है, जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है, ये कर रहा है जलोढ़ में, नई मिट्टी आ रही है, जलोढ़ मिट्टी है, और क्या है इसमें, ठीक है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से पाली, हाँ देखो सब देख लिया इसमें, जिले लिख रखे हम देख लिए। इस बेसिन में नवीन कांपीय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। हाँ, नेहड़, तो नेहड़ वही चीज हमने समझी, ठीक है। इसमें क्या लिख रखा है, बाड़मेर और झालोर जिले का वह भाग गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, जहां लगभग 100 साल पहले समुद्र था। ये चीजों भी हमने लिखी यहाँ पे, 100 साल पहले समुद्र था, सूख गया, नमक छोड़ गया, उसी को रहड़ कहा जा रहा है, ठीक है। लूनी बेसिन की मुख्य नहर नर्मदा नहर हमने समझ ली कहाँ पे है, और यहाँ पे सिंचाई, लेकिन नहरें पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी क्यों पढ़े उसको। उसके बाद लूनी बेसिन का प्रमुख बांध झवाई नदी पर बना हुआ है, पाली में, झवाई नदी में, पाली में, ठीक है। यहाँ पे येरा पाली, लेकिन बांध नहीं देखने, बांध जब नदी पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना है बांध यहाँ पे पाली में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद रेगिस्तान का माउंट आबू, पीपलूद, बालोतरा, यह पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मुझे अब बता दो, आप खुद ही बता दो, माउंट आबू क्या है और गुरु शिखर क्या है। दोनों एक ही जगह है ना, ठीक है, दोनों एक ही जगह है ना, सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो जो बालोतरा है ना, यहाँ पे भी हल्की ऊंचाई है, इसीलिए तो माउंट आबू कहा जा रहा है, और जहाँ पे ऊंचाई मिल जाएगी वहां पे बारिश भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये चीज आपके सामने, 1 मिनट लाइट चली गई। लाइट का खराब काम है इधर, तो ठीक है। देखो क्या चल रहे थे हम, हाँ माउंट आबू को चल रहे थे। तो माउंट आबू ऊंचा क्षेत्र है ना, तो वैसे ही बालोतरा में भी ऊंचा क्षेत्र है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बारिश होती है, लेकिन इतनी नहीं हो पाती। लेकिन पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बारिश करने वाला कोई स्थान है, जिला है, तो वो कौन सा है, बालोतरा। पहले स्थान था, अब जिला हो गया, क्यों, बाड़मेर से अलग हो गया, ठीक है। तो बालोतरा। उसके बाद इसमें और क्या है, एक पॉइंट और बचा है लास्ट, अब दिख भी नहीं रहा है, अंधेरा हो गया यहाँ पे। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, देखो पूरी तरह गलत कहा गया है। अब गाइड ने कह दिया है, मान लिया होगा ना इसको, तो भी मैं नहीं मान रहा हूँ। हो ही नहीं सकता है, पंजाब के अंदर 5 नदियां गुजरती है, यहाँ पे सिर्फ लूनी नदी गुजरती है। पंजाब काफी उपजाऊ क्षेत्र है, आप देखे होगे कितने बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर आंदोलन करने निकले थे वो लोग। सरकार को झुकना पड़ा था, मतलब कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को आके कहना पड़ा कि हमसे कोई गलती हुई है, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है, इसलिए हम आपको समझा नहीं पाए, ठीक है, ये बात उन्होंने कही है। तो इतने मतलब दिनों तक, 2 सालों तक, लगभग 13-14 महीनों तक वो लोग वहां पे बैठे रहे। इतना मतलब कि उत्पादन हो रहा है उनका लिए, तभी तो महत्वपूर्ण है ना कि वो उतने दिन बैठे रहे। बाकी मुझे बताओ कि
25 क्विंटल 30 क्विंटल अगर गेहूं की पैदावार हो रही ना एक घर में, वो लोग अपना टाइम इतना खराब थोड़ी करेंगे। वहाँ पे 100 150 200 क्विंटल की पैदावार हो रही है, ठीक है, और जमीनें हैं वो उनके पास, उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यही कारण है वहाँ पे कि आंदोलन इतना लंबा चला। बाकी दूसरे जैसलमेर वाले आंदोलन करने चले जाएंगे, 4 दिन में वापस आ जाएंगे, वो बैठ जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि मतलब ही है ना, वो कुछ उत्पादन ही नहीं हो रहा है, कहाँ पे करेंगे वो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके सामने। तो इसको मतलब कि पंजाब कह दिया गया। अब किस क्या सोच के कह दिया गया मुझे नहीं पता, लेकिन कह दिया गया जालोर को पंजाब कह दिया गया। ना तो यहाँ पे उतनी नदियाँ है, ना यहाँ पे उतना उत्पादन हो रहा है, लेकिन कह दिया गया, तो ठीक है, मान लेते हैं कह दिया गया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें है, सर्वाधिक राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, इसे राजस्थान का माउंट आबू हो गया। तो देखो, ये था लुनी बेसिन हमने क्लियर कर लिया, और शुष्क मरुस्थल हमने क्लियर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इसको रोकथाम के लिए, मरुस्थल को रोकथाम के लिए और कुछ योजनाएं क्या चलाई जा रही है, उनकी थोड़ा इतिहास देखेंगे, थोड़ी कहानी के रूप में देखेंगे, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट कर देना, और लाइट भी चली गई तो अब ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।